नमस्कार। मेरा नाम निधि सिंह है और देश विदेश में सभी को मेरा अभिवादन। मैं कल्पद्वीप से जुड़ी हुई हूँ और आज कल्पद्वीप के इस विशेष आयोजन पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को हम पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आयोजित करते हैं। आज हम सभी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पे विश्व के एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। कल्पद्वीप के लिए ये पर्व निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आयोजन है। आप सभी जानते हैं कि कल्पद्वीप एक शास्त्रीय नृत्य का एक इंस्टीट्यूशन है और विशेषकर उड़ीसी क्लासिकल डांस की ही यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इसी प्रयास में हमारा एक रहता है कि छात्र और जो छात्राएं हैं जो हमारे यहाँ सीखते हैं उन लोगों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा जाए और उन्हें इसीलिए हम प्राय प्रतिवर्ष बहुत सारे आयोजन करते हैं। पर गत कुछ महीनों से हम लगातार उनको योग की भी शिक्षा दे रहे हैं और आमतौर पे होता ये है कि लोग योग सीखने वालों का जो उद्देश्य होता है वो शरीर को लचीला बनाना होता है, साथ में स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने के लिए योगाभ्यास लोग करते हैं। किंतु योग सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका एक विस्तार है, इससे भी अधिक एक उसका रूप है। और आज इसी को समझने के लिए हमारे साथ होंगे योग गुरु श्री संजय कुमार चौधरी जी, जो पिछले 3 महीने से कल्पद्वीप के स्टूडेंट्स को योग की शिक्षा दे रहे हैं। गुरु जी देश विदेश में कई वर्षों से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि पिछले 7 सालों से गुरुजी विदेश में ही योग दिवस के आयोजनों में सम्मिलित होते रहे हैं। अभी हाल तक वो इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास जो है उसका एक वहां पे योग प्रशिक्षण दे रहे थे और दूतावास के बाली स्थित में जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है उसमें योग प्रशिक्षण देने के साथ साथ बाली, जैसा आप जानते हैं, वहां पर योग के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गंभीरता से कार्य कर रहे थे। आज वो हमारे साथ है और हमारा प्रयास होगा कि ये जो एक सेशन हमारा आज विशेष सेशन है, खासकर योग दिवस से एक दिन पूर्व संध्या जो है उसमें हम एक अच्छा सा प्रयोजन करें और इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं। गुरुजी आपका अभिवादन और आज इस विशेष आयोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी धन्यवाद निधि जी, आपने सुंदर शब्दों में मेरा परिचय कराया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको देना चाहूंगा। आपके इस माध्यम से मैं पूरे देश और विदेश जहां से भी ये लोग देख रहे हैं इस वक्त लाइव, उन सबको मैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए अभिवादन देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं। आपने जो ये आयोजन रखा है पूर्व संध्या पर, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के पूर्व संध्या पर, इसके लिए आपको तहे दिल से आभार है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कल्पद्वीप को, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। धन्यवाद आप। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अक्सर हम जब बोलते हैं तो योग और योगा, सर्वप्रथम पूरा सेशन शुरू करने से पहले जानना चाहूंगी योग, योगा और एक्चुअली में योग है क्या? अरे ये आपका बहुत ही जायज क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग योग को ठीक ढंग से लेते ही नहीं है, योग को समझते नहीं है। मेरा कहने का मतलब योग को कुछ और तरीके से समझते हैं। मैं आपको बताऊं, योग ये एक जीवन जीने की कला है, ये एक पद्धति है जीवन जीने की। योग बेसिकली देखे तो योगा नहीं है, एक्चुअल वर्ड इज योग, और ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है जुड़ाव, जिसका मतलब होता है मिलन, दो चीजों को मिलाना, जोड़ना। ये योग का असली मतलब है। सिर्फ कुछ आसन, कुछ प्राणायाम या कुछ ध्यान वगैरह हमने कर लिया, ये इतना ही योग नहीं है। आपने सही बताया था शुरुआत में ही, इतना ही। हाँ, ये योग के अंग जरूर है, लेकिन ये ही योग है ऐसा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं योग में। अगर आप भगवत गीता को देखें तो वहां पर में श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, इक्वलिटी योग है। चाहे जिस भी कंडीशन में आप रहते हो, अभी आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में अपने आप को सामान्य बनाए रखना,
या जैसी भी परिस्थिति आती है उसमें अपने आप को इक्वल बना करके रखना, एक समान रखना, ये योग कहलाता है। चाहे वो बहुत ज्यादा सर्दी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, चाहे वो आप पुअर हो, रिच हो, चाहे आप बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ में हो या बहुत ज्यादा खुशी में हो, हर समय अपने माइंड को इक्वल कंडीशन में बनाए रखना, ये योग कहलाता है। वैसे ही एक और डेफिनेशन है, भगवत गीता में ही योग के बारे में कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्मों में कुशलता है। जो भी कुछ काम आप करते हैं, जो भी कुछ काम आप करते हैं उसमें कुशलता लाइए, ये योग है। एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज योगा, है ना। तो ये योग असली योग है। हम सिर्फ आसन प्राणायाम और ध्यान तक रखते हैं तो सिर्फ उतना ही योग नहीं है। जी निधि जी, मतलब एक जैसे अक्सर लोग हम सुनते हैं हठ योग, कर्म योग, अगर थोड़ा सा उसमें भी आप रोशनी डाल दें तो लोगों को समझ आएगा उस विषय पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे योग के अलग अलग ब्रांचेस है। जैसे आपने कहा हठ योग, कर्म योग, इसके अलावा भी राज योग, मंत्र योग, लय योग, बहुत तरीके हैं योग के करने के। तो तरीका चाहे भले ही अलग अलग हो, हर कोई अपना अपना तरीका चुनता है। कोई ध्यान योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई भक्ति योग करता है, कोई राज योग करता है, कोई हठ योग करता है, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक ही है, लिबरेशन कहिए या मोक्ष कहिए या समाधि कहिए, ये उसका अंतिम लक्ष्य। सारे योग सबको जाकर के एक जगह पर में मिलाता है, जिसे पतंजलि ने समाधि कहा है। किसी और ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो मोक्ष है, कहीं पर में मुक्ति है। इसी को अलग अलग नामों से लोग बताते हैं और यही योग का लक्ष्य है। एक तरीके से योग की शुरुआत किस उम्र में करनी चाहिए? मतलब अगर सामान्य हम, क्योंकि हमारे स्कूल में हमने जो मैं कहूँ तो हम लोगों ने बहुत छोटी सी उम्र में, शायद चौथी या पांचवी कक्षा में थे, उसी समय से योग हमारा एक सब्जेक्ट था, हम सीख रहे थे उसको। अब का मुझे मालूम नहीं कि अब क्या है कि तो उचित समय क्या उम्र होनी चाहिए। मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, बस मेरा वही है कि कौन सी उम्र में करना चाहिए और योग करने का समय कौन सा, दिन में कौन सी दिन समय करना चाहिए। जी जी, हाँ, यही दोनों मैं ऐड करना चाह रहा था, तो आपने अच्छा हुआ दोनों भी पूछ लिया। पहले मैं शुरुआत करूं कि योग का उचित समय क्या है, कौन से समय में हमें योग करना चाहिए, दिन के कौन से समय में योग करना चाहिए। तो योग के लिए राइट टाइम है ये मॉर्निंग का, सुबह का वक्त सबसे बढ़िया होता है। सुबह का वक्त यानी आप जब शौच आदि से निवृत्त हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले आपको योग साधना करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सुबह का वक्त अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जल्दी सुबह काम पे जाना होता है, या लेट से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, या फिर बहुत सारे समस्याएं होती है, आपको पता है। तो उस कंडीशन में हम योग शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, बट ख्याल सिर्फ इतना रखना है एक चीज का कि हमारा पेट कम से कम 4-5 घंटे का खाली है। ऐसे कंडीशन में हमें योग करना है। अगर हमने 2 बजे खाना खाया है दिन में, तो हमें 6 बजे शाम को योग साधना करनी चाहिए। तो 4 घंटे से 5 घंटे का गैप होना जरूरी है। आपका भोजन जो आपने खाया है वो पचा हुआ होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है और आपकी साधना अच्छी तरीके से होती है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि एज कौन सा होना चाहिए, है ना। तो एज, अगर बचपन से कोई योग अभ्यास करता है, बचपन से अगर योग अभ्यास किया जाए तो सबसे बढ़िया। आपने कहा 3री-4थी क्लास से आपने शुरुआत करी थी स्कूल में, तो ये एक अच्छा उम्र है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों का जो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो अच्छा होता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आसनों का अभ्यास वगैरह करने में उनको बहुत आसानी होती है, वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा बॉडी थोड़ा सा रिजिड होता है, हम उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, आसनों को करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। आपने बताया, अभी मैंने कल्पोदीप के साथ में शुरुआत करी है, पिछले कुछ महीनों से मैं सिखा रहा हूँ, और वहाँ पे बच्चे हैं एंड दे एंजॉय अ लॉट। वो जो प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बड़ों से ज्यादा उनको सिखाने में अच्छा लगता है, और वो भी उतना ही एंजॉय करते हैं उन प्रैक्टिसेस को। तो और हाँ, गवर्नमेंट ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों इसको स्पोर्ट्स घोषित कर दिया है। अब ये एक स्पोर्ट्स है योगासना, तो ये भी बेनिफिट उनको आगे चल करके मिलने वाला है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा कि 16 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको योगाभ्यास किसी अच्छे योगा एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए।
क्योंकि जी क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जी वो जो उम्र है, उस उम्र में कई सारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास होता है बच्चों का। तो उस समय जी, सही कह रहे हैं। सारी योग की प्रक्रियाएं हम नहीं दे सकते उन्हें। तो एक योगा एक्सपर्ट, एक जो योगा क्वालिफाइड टीचर है, वो समझता है कि हमें इन बच्चों से क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी जी, है जो हम बच्चों को नहीं दे सकते, है ना। तो वो एक योगा एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही करना जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी तो रहेगी ना, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी उम्र में हाँ वह कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें कोई अंतर नहीं, लड़का हो या लड़की हो, वो किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं। और बचपन से शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा है। हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया शुरुआत करने में, बच्चे जी, अगर स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर है। जी आपने अभी भी उम्र सही नहीं, मतलब आप उसे 6 साल कहेंगे, 5 साल कहेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से स्पष्ट नहीं। 5 5 साल की उम्र से बच्चे अगर स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा उनका विकास हो सकता है और बहुत बढ़िया हो, फ्लेक्सिबल हो सकती है उनकी बॉडी। एक एक प्रॉपर योग गुरु के मार्गदर्शन में करें, बहुत अच्छा जी उनका विकास हो सकता है। हर तरह का जी विकास होता है योग में, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि जी, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल भी। हाँ, ये आपने जो बात कही ना कि हर पक्ष में पूरा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है, जिसमें शरीर भी है, दिमाग बिल्कुल, भी है, और आपकी जो सोच है उसमें जो विवेक आना चाहिए वो भी उसमें आता है, राइट राइट। जुड़ता है वो। आप सही और गलत में जी भी एक अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सही है मेरे लिए कि नहीं है। बिल्कुल अच्छा, अब बिल्कुल। आज अपनी बातचीत को भी थोड़ा सा मैं आज के संदर्भ में लेके आती हूँ कि अगर आप देखिए, पिछले साल भी हम लोग एक वैश्विक महामारी से गुजरे, अभी भी जा रहे हैं। तो इस बार क्या जिन्हें इस बार हुआ हो या पीछे 1 वर्ष पहले कोविड हुआ हो, उसको किस तरीके से ये योग सहयोग कर सकता है स्वास्थ्य लाभ करने में। और जिनका मैंने जो जितने भी मेरे परिवार में लोग हो या जान पहचान या दोस्तों में हुए हो, उनके स्टेमिना बहुत ज्यादा गिर गया है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है। और फिर ये होता है कि ठीक होने के बाद, मतलब आपको 13 या 14 दिन वाला जो एक होता है कि आप देखिए उसके बाद कि आपके अंदर उसके कीटाणु हैं कि नहीं है, उसके बाद भी लेकिन फिर भी फेफड़ों में संक्रमण रहता है। तो ये जो पूरा है ना कि आप फेफड़ों को और अपने पूरे शरीर को कैसे मजबूत करें कि आप इसका सामना अच्छे से कर सकें, उसमें थोड़ा सा जी बताएं जी, हमें। निधि जी, आपका ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पोस्ट कोविड रिकवरी में लगे हुए हैं। उनकी स्टेमिना कमजोर हो गई है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। ये उन सब लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये वाकई उन सब लोगों के लिए लाभदायक होगा। योगाभ्यास ऑब्वियसली उनको फायदा करेगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। लेकिन होता क्या, उस दरमियान बॉडी हमारी थोड़ी सी वीक हो जाती है। आपने खुद ही कहा, तो वीक बॉडी से आप सारे अभ्यास तो नहीं कर पाते। वहां पर में आपको चूज करना होता है कि कौन से अभ्यास करें और कौन सा अभ्यास लाभकारी है, क्योंकि सारे आप कर नहीं सकते। जो डिफिकल्ट थोड़े से पोस्चर्स है या सूर्य नमस्कार जैसे आसन है, उसको करने में आप थोड़ी से, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आप उतना स्ट्रांग नहीं होते हो उस समय में। तो उस दरमियान आप छोटे छोटे जो अभ्यास है योग में, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, श्वास प्रश्वास की सजगता में हम अगर सूक्ष्म व्यायामों को करें, बहुत सारे हैं योग में, हम सिखाते हैं। उसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे कपालभाति है या अनुलोम विलोम है, बिना कुंभक वाला जो प्राणायाम है। ऐसे कुछ अभ्यासों को अगर रेगुलर तौर पर में किया जाए तो ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और थोड़े दिनों के बाद में जैसे जैसे आपका शरीर थोड़ा सा मजबूत होने लग जाता है, फिर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास उनसे करवा सकते हैं, उनको दे सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद में और भी कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, कुंभक प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, और फिर वो तंदुरुस्त पूरी तरह से हो जाते हैं। यहाँ मैं अभी दर्शकों को बता दूंगी, अभी गुरुजी कुछ आसन करके दिखाएंगे भी, थोड़ा हम बातचीत पहले कर लेते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो कोविड पोस्ट कोविड है या जिन्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कोविड एक बार भी नहीं हुआ है, उनके कौन से श्वास के योगासन करने चाहिए। और मैं पिछला जो मेरा सवाल था उसके साथ एक चीज और मेरे में आती है कि हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद वो सोचते हैं कि चलो मैं जो मेरा पहला रूटीन था
चाहे मैं साइकिलिंग करने जाता था सुबह या जॉग करने जाता था, पर वो एग्जर्ट हो जा रहे हैं और बहुत जल्दी एग्जर्ट हो रहे हैं। जितना वो पहले कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे। ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो आपको कुछ थोड़ा सा क्या उनको किस तरीके की प्रिकॉशंस ध्यान में रख के करनी चाहिए? जी, आपके आपके सवाल में ही ये जवाब छुपा हुआ है। जो आपने सवाल पूछा कि प्री कोविड यानी हमें जिनको नहीं हुआ है या जो सौभाग्यशाली अभी तक नहीं हुआ या दूसरे कोई व्याधि नहीं हुआ है, ये योगाभ्यास उनके लिए ज्यादा जरूरी है। मैं आपको और एक कदम आगे बढ़ करके बताऊं कि योगा ये थेरेपी है ही नहीं, ये थेरेपी नहीं है। कोई व्याधि हो जाए उसके बाद योग करना चाहिए ऐसा नहीं है। योग ये प्रिवेंशन है। व्याधि होने ही नहीं चाहिए, रोग होने ही नहीं चाहिए, इसके लिए योग साधना है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने, जब पहले के जमाने में उन्होंने ये इन्वेंट किया होगा योगाभ्यास, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये एक दिन जाकर के योगा लोग थेरेपी के जैसा इस्तेमाल करेंगे। ये तो अपने स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए योग साधना, ये उसका साइड इफेक्ट है या यूं कहिए कि एडिशनल बेनिफिट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लोग उसका इस्तेमाल एज ए थेरेपी करते हैं तो भी उसमें कोई हानि नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए आप समाज में तो लोग कई तरह के व्याधियों से जुड़े हैं। ये कोरोना तो आज आ गया है, इससे पहले भी कोई कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को अनेकों ढंग के प्रॉब्लम है। आपने देखा है, आप देखिए समाज में जाकर के, किसी को डायबिटीज है, किसी को बैक पेन है, कोई ना कोई व्याधि से लोग जुड़े हुए है ना। तो इन सबको दूर रखने के लिए योगाभ्यास एक उत्तम सा तरीका है। इन सब व्याधियों को दूर रखने के लिए योग से बढ़िया दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गरुड़ पुराण इस शास्त्र में कहा गया कि भव तापेन ताप्तानाम योगो ही परम औषधम। योग परम औषध है, परम औषध है, मेडिसिन से भी ऊपर जिसको कह सकते हैं, ऐसा है योग आपके अपने स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए। मतलब हम जो भी जिस क्रम में आगे आ रहे थे, और आप जहाँ रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ, या उत्तर बंगाल में, दोनों जगहों में बारिश हो रही थी। थोड़ी देर पहले जबरदस्त बारिश हो रही थी, फिर एकदम से धूप निकल आई थी, फिर अब पूरा फिर दोबारा बारिश हो रही। तो ये जो ना ऊपर जाना नीचे आना गर्मी का, उससे कुछ चीजें जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ का मौसम है, उससे कुछ, जैसे आपने भी कहा कमर दर्द जैसा, वैसे यहाँ पे श्वास की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। और मतलब आपको आश्चर्य होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पंप लेके चलते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको जरूरी होता है ये। और मैं कहूँगी गनीमत है कि हम मास्क अब लगाना शुरू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक और है कि अर्थराइटिस जो हमारे जोड़ों का जो समस्या है, वो आप समझ सकते हैं कि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा है। और चूंकि हम कल्पोदीप में एक खास कारण ये भी होता है कि जो बच्चियां कर रहे हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। कई बार करते करते उनको दर्द होने लगता है, आप समझे। तो ये जो एक सिचुएशन, या करते हुए उनको वो नहीं कर पा रहे हैं, वो उस परिस्थिति में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो मतलब इस पे भी कुछ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, बताइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। योग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। अभी आपने कहा कि हम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे, हम करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं योग में, और मैं ये पूरी तरीके से अस्वस्थ होकर के कहूंगा कि अगर कोई इसका अभ्यास करे उसको रेस्पिरेटरी हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे जल नेति की क्रिया है, एक बड़ा ही उत्तम सा क्रिया है, मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा, वो नेति की क्रिया है। वैसे ही कपालभाति में आपको दिखाऊंगा। कपालभाति एक बड़ा ही पॉपुलर क्रिया है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। आप रेगुलर अगर कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी हेल्थ से रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेटेड। वैसे ही कुछ आसन है, जैसे धनुरासन है, भुजंगासन है, ये आपके चेस्ट को, आपके लंग्स को मजबूत बनाता है। तो आपका लंग्स अगर मजबूत रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो धनुरासन और भुजंगासन ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस बातचीत के बाद में हम थोड़े से पार्ट रखेंगे उसके लिए, जब मैं खाली दिखाऊंगा नहीं,
मैं हम साथ में करेंगे, जो भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं फेसबुक पर में, हम साथ में करेंगे। तो आप सभी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तैयार रहिए हमारे साथ में योग साधना करने के लिए। इसके साथ ही साथ आपने कहा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, संधिवात जिसको कहते हैं, संधिवात का प्रॉब्लम महिलाओं में स्पेशली होना बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे महिलाओं को घुटने में पेन होता है या एंकल ज्वाइंट में पेन होता है, कमर में पेन होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वात विकार से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और इसका भी समाधान योग में है। वात को दूर करना, ज्वाइंट्स में से वात विकार को हटाना, निकाल देना, ये कई सारी क्रियाएं हैं योग में जिससे इसको ठीक रखा जा सकता है। अभी हम उसको भी एक बार देख लेंगे जब हम प्रैक्टिस वाला पार्ट पे आएंगे। जी निधि जी। जी, मेरे ख्याल से अब थोड़े से आसन हमें दिखा देने चाहिए क्योंकि हम अपने सेशन के एक दूसरे उसमें जा रहे हैं। जी जी, आसनों को भी धन्यवाद। जी जी जी, करीब 20 से 25 मिनट तक हम उस पार्ट पे रहेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अभी कहा कि हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी लोग मेरे साथ अभी हैं यहाँ पर में फेसबुक पर में, उन सब से मैं कहूंगा कि आप अपने मैट पर आइए और मैट पर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा प्रार्थना से, और प्रार्थना में वो ले रहा हूँ आज जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के प्रोटोकॉल में है, जिसे आयुष मिनिस्ट्री ने डिजाइन किया हुआ है। और उस प्रोटोकॉल में जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे और फिर हम कुछ प्रैक्टिसेस अगले 20 से 25 मिनट में करेंगे। और सिंपल से प्रैक्टिसेस करेंगे जो आप आसानी से कर सकते हो। जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग भी मेरे साथ में आसानी से कर सकते हैं। मैं कोई डिफिकल्ट आसन या बहुत ज्यादा डायनामिक आसन नहीं करने जा रहा, सिंपल से प्रैक्टिसेस करेंगे। आइए मेरे साथ में, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, मैं अपने मैट पर सहजता पूर्वक बैठिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। हम प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, 2-4 सेकंड अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए और फिर प्रार्थना मेरे साथ साथ में करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनान्ते जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अब अपने दोनों हाथों का घर्षण करिए, दोनों हथेलियों का घर्षण करके अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर घुमाकर आहिस्ता आहिस्ता से अपने हाथों को नीचे ले लीजिए, दोनों घुटने पर। और यहाँ हम एक क्रिया करेंगे, अपनी आंखों को बंद ही रखिए। हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग, प्राणाकर्षण क्रिया। प्राणाकर्षण क्रिया करेंगे और इसमें हम अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान को आकर्षित करेंगे। पूरी तरह से अपने श्वास प्रश्वास पर बने रहेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए देखिए अपने श्वास प्रश्वास को, बिल्कुल सहजता से, सरलता से अपने ही श्वास प्रश्वास को देखते रहिए। आंखें बंद रहेंगी, विदाउट फोर्सिंग and without restricting. Just watch your breath. Keep your body straight, your spinal cord straight. गर्दन सीधी रहेंगी, नजर सामने की तरफ, आंखें बंद। और अब धीरे से डीप इनहेलेशन करिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, पूरा श्वास भर लीजिए। आपके छाती को पूरा भर लीजिए, आपके पेट के हिस्से को पूरा भर लीजिए, आपके बॉडी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच दीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रीच। इसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास। और जारी रखिए इस डीप ब्रीदिंग को। बहुत ही अच्छी क्रिया है शुरुआत में आपकी साधना को शुरू करने के लिए, आपका मन शांत करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए। डीप ब्रीदिंग आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है,
आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा तक ऑक्सीजन पहुंचता है, तकरीबन 10 गुना ज्यादा। नॉर्मल श्वास प्रश्वास से 10 गुना ज्यादा हम इस तरह से डीप ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को लेते हैं। हमारे लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से ज्यादा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, और ज्यादा प्यूरिफाइड ब्लड सारे ऑर्गन्स को मिलने से उन सब की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बने रहिए इस डीप ब्रेथ पर, आंखें बंद रखिए और श्वसन को लंबा करने की कोशिश करिए, दीर्घ करने की कोशिश करिए। लंबा गहरा श्वास भरिए, take your own time, inhale deeply and then slowly breathe out। बहुत ही आहिस्ता से, कंट्रोल वे में, पूरी तरह से कंट्रोल वे में, आपका पूरा कंट्रोल है आपके श्वास पर। धीरे 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 रेचक होने दीजिए, लंबा अटूट रेचक। फिर वहीं से भरने की शुरुआत करिए। श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास, और फिर धीरे से धीरे 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 रेचक होने दीजिए। रेचक यानी श्वास छोड़ना। 2 more deep breath, 2 और करेंगे। इनहेल डीपली and exhale slowly। As you exhale, relax into it। पूरी तरह से रिलैक्स करिए बॉडी को। 1 more deep breath। Inhale deeply and exhale slowly। As you exhale this time, relax completely। Relax your body, relax your breath, relax your spinal cord। और अब धीरे धीरे नॉर्मल श्वास प्रश्वास पे आ जाइए। आंखें और कुछ सेकंड्स बंद रख सकते हैं। फिर उसके पश्चात बिल्कुल सहजता से और सरलता से धीरे 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 अपनी आंखों को खोल दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। ये पहला क्रिया हमने किया, जिसको कहते हैं डीप ब्रीथिंग, राइट। अब आगे जाएंगे हम। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करेंगे उसको कहते हैं पर्वतासन। बैठे बैठे ही इसी तरह से बैठ करके हम पर्वतासन करेंगे। आपका कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से ग्राउंडेड है, और हम बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करेंगे। जिस तरह से पर्वत होता है, जिस तरह से माउंटेन होता है, वो ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होता है और नीचे ग्राउंडेड होता है। उसका बेस बड़ा होता है और टॉप नैरो हो जाता है, राइट। तो उस तरह की पोजीशन हम बनाने की कोशिश करेंगे पर्वतासन में, विथ अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, श्वास प्रश्वास की सजगता में। आइए पर्वतासन करते हैं। दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे। श्वास भरते हुए, श्वास लेते हुए हम हाथों को ऊपर उठाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, इनहेल करते हुए ले जाइए हाथों को ऊपर और ऊपर। ज्वाइन कर दीजिए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में। हाथों को खींच लीजिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। आपके बाइसेप टच हो रहे हैं ईयर्स से। बॉडी को और थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचिए, आपके साइड मसल्स को, आपके रिब केज को। एंड स्टे देयर, हैव नॉर्मल ब्रेथ। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चालू रहने दीजिए, श्वास नहीं रोकेंगे। यहाँ बॉडी पोस्चर को हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे रिवर्स मैनर में वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योगासना। हम एक सिस्टमेटिक वे में ऊपर की तरफ गए और उसी सिस्टमेटिक वे में रिवर्स मैनर में हम वापस आ गए, राइट। हर बार जब भी कोई आसन हम करेंगे तो इसी तरह से एक वे में जाना है, एक डिसिप्लिन में जाना है, और उसी वे में हमें रिवर्स आना है। जब वहां पर होल्ड करेंगे फाइनल पोस्चर में, उस घड़ी हम नॉर्मल श्वास प्रश्वास रखेंगे, क्योंकि हम ज्यादा देर श्वास को रोक करके तो नहीं रख सकते ना, लेकिन पोस्चर को हम होल्ड कर सकते हैं, राइट। जब ये आसन हम करते हैं पर्वतासन, तो आपके जो साइड मसल से ये पूरी तरह से खींचा हुआ आता है, ऊपर की तरफ खींचता है, आपके रिब केज ऊपर की तरफ खींचते हैं, आपके शोल्डर खींचते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ की जो मांसपेशियां हैं उन सबको मूवमेंट मिलता है, उनको एक अच्छा सा एक्सरसाइज मिलता है, राइट।
पर्वतासन फिर से करेंगे, एकदम आसान है। आप चेयर पर में भी बैठ करके कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं बैठ पाते हैं नीचे, तो चेयर पर या सोफा पर सीधे बैठिए और फिर इस तरह से करिए। एक और बार करेंगे यही प्रैक्टिस को। इनहेल शुरू करिए, हाथों को ऊपर ले चलिए, धीरे धीरे जितना देर में आप श्वास भर रहे उतने देर में हाथ ऊपर जाएंगे। सिंक्रनाइज योर क्रिया विथ योर ब्रेथ। स्ट्रेच अप योर बॉडी, और थोड़ा सा खींचिए, प्रयास और थोड़ा सा। फ्रोजन शोल्डर जैसे विकार दूर होते हैं, वैसे ही सर्वाइकल के प्रॉब्लम इससे दूर होते हैं। पेट के मसल्स को अच्छा सा व्यायाम मिलता है। रुकिए यहाँ पर, श्वास प्रश्वास जारी रखिए और अब धीरे 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 वापस आइए रिवर्स मैनर में। कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे से जितनी देर में आप श्वास छोड़ रहे हैं उतनी देर में वापस आएंगे। और श्वास छोड़ने को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश करिए, सो दैट इट विल टेक योर टाइम। आपका आसानी से हाथ नीचे आए और आप उतना टाइम लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना। योग कभी भी जल्दी जल्दी में नहीं होता। भले 4 आसन ही करिए, लेकिन अच्छी तरीके से करिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। राइट, ये हमने दूसरा प्रैक्टिस करी, उसका नाम था पर्वतासन। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तीसरा जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, इसको कहते हैं कपालभाति। आप सब परिचित होंगे इस नाम से, कपालभाति। अगेन ये संस्कृत का नाम है, कपाल प्लस भाति। कपाल मीन्स होता है फोरहेड, फोरहेड यानी खाली फोरहेड नहीं, पूरे स्कल एरिया, और भाति मीन्स शाइनिंग। यहाँ पर में एक शाइनिंग सी आ जाती है। इसके नाम को अगर हम देखें तो ये आपके चेहरे को वाइब्रेंट बनाता है, आपके चेहरे को ऊर्जा देता है। राइट, साथ ही साथ में ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, थ्रोट के लिए, नसल पाथ के लिए, नसल कैविटीज के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। जो आपका प्रश्न था निधि जी, उसमें ये बहुत हद तक सटीक बैठता है रेस्पिरेटरी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कपालभाति। हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से बैठे हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर बाएं हाथ में दाहिना हाथ, इस तरह से जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठेंगे। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप सोफे पर बैठे हैं तभी भी कर सकते हैं। बॉडी को थोड़ा सा सीधा रखिए, स्पाइन को सीधा रखिए, ये जरूरी होता है जब भी आप बैठते हैं। और इस तरह बैठ करके हम श्वास को बाहर की तरफ फेंकेंगे, जोर से, जोर लगा करके, आवाज करके, नोस्ट्रिल से आवाज आएगा और श्वास को बाहर की तरफ हमें फेंकना है। इस तरह से हम बाहर की तरफ श्वास को फेंकेंगे। हर बार बाहर की तरफ एक्सहेलेशन होगा, हर बार एक्सहेलेशन होगा। इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही इनहेलेशन होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल आपको रखना है, अगर आप में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या एपिलेप्सी है, या वर्टिगो है, इस तरह के कोई मेजर इश्यूज है, तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करिए, या फिर स्लो गति से करिए। आप हम जाएंगे अभी तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक होगा, आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक या उससे भी थोड़ा स्लो धीरे धीरे करिए, या फिर आधा श्वास भरिए आधा श्वास छोड़िए। इस तरह से कर सकते हैं। जो पेशेंट है, जो प्रॉब्लम में है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या एपिलेप्सी जैसे प्रॉब्लम है, बाकी सारे लोग आप मेरे साथ साथ में करिए। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक हम करेंगे। आइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बॉडी आपका स्ट्रेट है, आंखें बंद है। Let's start the first round of Kapalbhati. Breathe out first. अब थोड़ा सा श्वास भर लीजिए और शुरू करिए। रुक जाइए, रेचक करके रुक जाइए। श्वास आपने बाहर छोड़ दिया है, यहीं रुकिए। बाह्य कुंभक कहते हैं इसको। अब धीरे से श्वास भरिए, पूरा छाती भर के श्वास लीजिए। अगेन होल्ड, रुकिए। इसको अंतर कुंभक कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ा सा रुकिए, 4-5 सेकेंड यहां रुक करके धीरे 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 रेचक होने दीजिए। श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। ये एक राउंड हुआ कपालभाति का। ऐसे हम एक और राउंड करेंगे अभी।
कपालभाति आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक करना है नॉर्मल लोगों को, और जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा स्लो गति से करेंगे। वैसे ही ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपने फील किया होगा जब आप फोर्सफुली रेचक करते हैं तो आपके पेट के ऊपर एक धक्का सा लगता है, एक स्ट्रोक बैठता है। तो वो जो स्ट्रोक है वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर से एक बार करेंगे, 20 से 30 स्ट्रोक करेंगे। आइए सेकेंड राउंड के लिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बॉडी बिल्कुल सीधा, रेचक, श्वास छोड़ दीजिए। अब भरिए श्वास और शुरू करिए। रुक जाइए, रेच चक्कर करके रुकिए। श्वास आपने बाहर छोड़ दिया है, अब रुकिए यहाँ पर। यथाशक्ति रुकेंगे, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करिए, और फिर धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए, और पूरा श्वास भर लेने के बाद में फिर से धीरे 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 रेचक करिए, श्वास को छोड़ दीजिए। ये कपालभाति है। कपालभाति मैंने पहले ही इसके बेनिफिट्स बताए, किसे नहीं करना है ये भी बताया। अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं आसनों की तरफ। हम 2 आसन करेंगे, मैंने बात किया था जब हम बातचीत कर रहे थे उस दरमियान, तो भुजंगासन और धनुरासन, ये 2 आसनों की बात आई थी। ये 2 आसन हम करेंगे, तो उसके लिए हमें पेट के ऊपर लेटना पड़ेगा। पेट के ऊपर लेट जाएंगे, और पेट के ऊपर लेट करके हम 2 आसनों का अभ्यास यहाँ पर मैं करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से मकर आसन में लेट जाइए, पेट के ऊपर इस तरह से लेटते हैं तो भी हमारा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसको मकर आसन कहते हैं, क्रोकोडाइल पोस्चर। बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। अब उसके बाद तैयार हो जाइए, हम भुजंगासन करने जा रहे हैं, कोबरा पोस्चर। दोनों हाथों को आपके छाती के पास ले लीजिए, उंगली आगे की तरफ, दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे, चिन ग्राउंड पे रहेगा। अभी आंखें खुली हुई रखिए। जब हम फाइनल पोस्चर में जाएंगे वहां पर में आप आंखें बंद कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पैर जुड़े हुए हैं। ब्रीथ आउट फर्स्ट। अब श्वास भरिए, श्वास भरते 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 ऊपर आइए। पूरी तरह से हाथ को स्ट्रेट नहीं करना है, एल्बोज में बेंड बने रहेंगे, और देखिए सामने की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करिए। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। आपके पेट के सारे ऑर्गन्स पे अच्छा सा खिंचाव आ रहा है, आपके चेस्ट पर, नेक पर। यू कैन फील दैट स्ट्रेच। स्टे देयर, हैव नॉर्मल ब्रेथ, एल्बोज क्लोज टू बॉडी। और 4 सेकेंड रुकेंगे, रुकिए, और अब धीरे 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 वापस आए, रेचक करते हुए, श्वास छोड़ते हुए, एकदम झटके में नहीं जाएंगे। और फिर से मकर आसन में रिलैक्स कर दीजिए बॉडी। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, भुजंगासन। अब हम एक और आसन करेंगे यहाँ पर में, जिसको कहते हैं धनुरासन, द बो पोस्चर। आपके दोनों पैर को बेंड कर दीजिए, दोनों हाथों से आपके दोनों टखने को पकड़ लीजिए, कसकर पकड़िए, दोनों पैरों को साथ में करीब रखिए, चिन को ग्राउंड पे रहने दीजिए। अब श्वास भरिए और दोनों तरफ से अपने बॉडी को ऊपर उठाइए, आपके चेस्ट को, आपके थाई को। ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश करिए, और रुकिए, दोनों पैर जुड़े हुए, ऊपर देखने की कोशिश। रुकिए, आपके लंग्स को एक्सपोजर मिल रहा है। बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन। रुकिए, हैव नॉर्मल ब्रेथ। 5 मोर सेकेंड। 4, 3, 2 and 1। आ जाइए, वापिस आइए, रिलैक्स रिलैक्स। अगेन गो इन मकरासना।
रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से बाई करवट लेकर के उठकर बैठ जाइए। इन 2 आसनों का अभ्यास हमने अभी किया है, जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए या फिर हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और आज का जो समय है उस समय में हमें कैसे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा सा आसन है ये 2 आसन। अभी हम 2 और प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे ब्रीदिंग से ही रिलेटेड है। हम बैठ करके करेंगे और वो 2 आसनों का अभ्यास करने के बाद में फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो वो भी हम लेंगे। उससे पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको बताऊं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ मैसेज देखा इसलिए मुझे लगा शायद कोई मैसेज है। नहीं, आपको बहुत सारे आपके जो शायद छात्र हैं वो सब आपको फेसबुक पे नमस्ते कह रहे हैं, और निश्चित रूप से वो ये जताना चाह रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं और आपसे सीखना चाह रहे हैं। हम में से कोई से मुझे एनर्जी मिलता है जी, वो बस कुछ श्लोक पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जी 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 जी। तो दूसरी चीज आप जो आसन ये कर लेते हैं। 2 प्रैक्टिस है जो करके फिर उनके कुछ सवाल होंगे वो भी लेंगे। जी ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा था आज के समय में, वो एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैंने जिक्र भी किया था, बातचीत हो रही थी उस घड़ी में, तो उसका अभ्यास करेंगे। पहले तो अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रहने दीजिए और राइट हैंड को नासिकाग्र मुद्रा में ले आइए। आपके एल्बोज को रिलैक्स रहने दीजिए, बेंड रहने दीजिए थोड़ा सा, शोल्डर भी रिलैक्स रहेंगे और फेस भी रिलैक्स रहेंगे। यहाँ हमें श्वास प्रश्वास एक एक नासिका से करनी है। पहले रेचक करिए दोनों नासिका से। अब आपके राइट हैंड के थंब से आपके राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और लेफ्ट से भर लीजिए श्वास। लंबा गहरा श्वास भर लीजिए और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से उसको बाहर छोड़ दीजिए। फिर राइट नोस्ट्रिल से भरिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। लंबा गहरा श्वास भरना है और फिर उस नासिका को बंद करके दूसरे नासिका से रेचक करनी है, बहुत आहिस्ता से। Inhale by your right nostril, exhale by the left. Exhale by left, and after exhalation you inhale again from the left and exhale by the right. जारी रखिए इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर के जितने भी नर्व्स हैं उन सबको प्यूरिफाई करने वाला प्राणायाम। हमारे सभी नर्व अगर ठीक ठाक काम करते रहेंगे तो हमें कोई व्याधि नहीं हो सकती। कुछ नर्व समय के साथ साथ में कम काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, बंद हो जाते हैं, और यही वजह है हमारे शरीर में रोग आते हैं, व्याधियां आती है। जारी रखिए। ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखता है, ये स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम and purifies energy channels in the body, the nerves. Inhale deeply and then exhale by other nostril. लेफ्ट साइड से रेचक होने के बाद में रुक जाइए। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब तक आपका दिल चाहे, जब तक आपको अच्छा फील हो, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमेशा ही फायदेमंद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और लास्ट एक और प्रैक्टिस मैं 2 मिनट का टाइम लेकर के मैं बताऊंगा आपको, जो भी आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोगी है, कोविड के समय में, और रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा उपयोगी ये प्राणायाम है। फिर से इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर इस वर्ड से बना हुआ ये प्राणायाम है। भ्रमर ब्लैक बी जिस तरह से साउंड क्रिएट करता है, वैसा
साउंड इसमें हमें क्रिएट करना है। रेचक करते करते श्वास छोड़ते समय हमें ब्लैक बी के जैसे साउंड क्रिएट करना है। हो सकता है ये माइक मेरा पूरी तरह से सपोर्ट ना करे उस साउंड को, क्योंकि बहुत महीन सी साउंड होती है, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे करना है। हम रेचक करेंगे, फिर पूरक भर लेंगे, पूरा श्वास भर लेंगे, और फिर धीरे 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 रेचक करेंगे विथ दैट साउंड, हमिंग साउंड। और इसको हम लंबा करने की कोशिश करेंगे। 2 राउंड में हम इसको करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम को, और फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसको हम लेंगे। ठीक है, आइए। ये स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, या उसके अलावा भी जितने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन सब के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। और आज के समय में जब मैं कह रहा था, तो ये एक नेचुरल नाइट्रिक एसिड बनाता है हमारे नोस्ट्रल के अंदर, और वहां पर में ही जर्म्स, बैक्टीरिया और जो वायरसेस होते हैं उनको खत्म कर देता है। ये शोध किया हुआ प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही उपयोगी। आइए करते हैं सभी लोग साथ में, 2 या 3 राउंड में करेंगे। 3 बार श्वास भरेंगे और रेचक को लंबा करते हुए उस ध्वनि को निर्माण करेंगे, उस आवाज को प्रोड्यूस करेंगे, हमिंग साउंड ऑफ ब्लैक बी। ठीक है, चलिए रेचक पहले श्वास छोड़ दीजिए, अब पूरा श्वास भर लीजिए, एंड नाउ स्टार्ट हमिंग साउंड। Inhale deeply and make the sound. One more time, inhale deeply and start making humming sound. कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद ही रखिए और महसूस करिए उस वाइब्रेशंस को जो आपके माइंड में अभी भी गुंजायमान है, या आपके ब्रेन नर्व्स को, ब्रेन के मसल्स को, वहां के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको एक अच्छा सा एक्सरसाइज देते हैं। ब्रेन नर्व्स को एक्सरसाइज देने का दूसरा और कोई तरीका नहीं। ये जो भ्रमर गुंजन होता है, इससे आपके वहां नर्व्स की एक्सरसाइज हो जाती है। रुकिए थोड़ा सा, आंखें बंद रखिए, फील करिए उस वाइब्रेशंस को, और अब धीरे 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 आंखें खोल दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। इतने ही प्रैक्टिस आज के लिए रखेंगे। निधि जी, अगर कोई प्रश्न आया है या आपके कोई और प्रश्न हो तो वो हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहला आपसे बीच में पूछना चाह रही थी, लेकिन मैं लगा आपको टोकना नहीं चाहिए। और वो प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि आप जब हम आसन करते हैं, खासकर मैं अब आप कह सकते हैं कि हम अब एक्सरसाइज वाले लोगों को सुनते हैं तो वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसा करते हैं। मैं समझती हूँ कि योग का प्रयोजन और एक्सरसाइजेस वाले लोगों का प्रयोजन थोड़ा अलग है। पर जैसे अभी हमने जो आखिरी आसन किया वो भी आपने 3 बार कर पाया, तो ये संख्याओं का हम कैसे पहले जोड़े? एक तो पहला भाग तो ये है। दूसरा भाग मेरे प्रश्न का ये रहेगा कि ये जो जितने आसन हमने करे, और मेरे पिताजी हर समय एक बोर्ड अपने पास रखते थे, वो था उसका कुछ अर्थ ये था कि जो कम खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, जो अधिक खाएगा उसको दुनिया भर की बीमारियां होंगी। तो वो आहार वाली जो बात है उसको कैसे नियंत्रण में रखें, या उसमें कौन सी चीजों का परहेज करें?
जैसे अभी यहाँ की जो बीमारियों के विषय में, चाहे रेस्पिरेटरी वाली बात हो या फिर अर्थराइटिस वाली बात हो, वो उसी के संदर्भ में आगे बढ़ती हुई मैं आ रही हूँ। जी जी जी। पहला जो क्वेश्चन था आपका कि संख्याओं का कैसे ये रखे, तो देखिए योग स्लो मोशन में करने वाला एक पद्धति है। ये एक्सरसाइज नहीं है कि फास्ट 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 करे, और शरीर को पूरी तरह से उसका बेनिफिट मिले इसके लिए थोड़ा सा होल्ड करना जरूरी है। हमें एक बार में, आपने देखा अभी धनुरासन किया या भुजंगासन किया, हम बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करना मुश्किल होता है, नहीं कर सकते। तो बॉडी को उसका पूरा फायदा मिले इसके लिए हम उसको रिपीटेशन बढ़ाते हैं, हम 2 बार या 3 बार जाते हैं, है ना। वैसे ही अभी लास्ट का जो प्रैक्टिस था भ्रामरी प्राणायाम, हम एक बार में तो श्वास एक ही हम ज्यादा से ज्यादा उसको लंबा कर सकते, कुछ सेकंड्स बढ़ा सकते, बट उसका पूरी तरह से फायदा लेने के लिए हमें उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ाने होते। तो वो हम उस तरह से, और आपको पता है 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये हॉली नंबर्स होते हैं हमारे समाज में, माना जाता है इनको। तो इस तरह से हम उसको 3, 5 या 7 जैसे समय हो उसके हिसाब से हम उसको बांट देते। बीच में दूसरा पार्ट जो आपका, बीच में रोक रही हूँ कि जैसे हम कपाल भाती का बात हो रही थी, उसमें कई बार जब अलग अलग लोगों को सुनते हूँ मैं, तो वही संख्याओं का होता है कि आप इसको 11 बार करिए और फिर धीरे धीरे आप उसको 100 तक ले जाइए। ये पक्ष जो है उस पर भी थोड़ा जी, ये भी ऐसा ही है। आपके लंग्स की पंपिंग करते हैं हम, जब कपाल भाती करते हैं तो जोर से हम बाहर की तरफ श्वास को फेंकते हैं, तो उसमें हमारे लंग्स की पंपिंग होती है। लेकिन साथ ही साथ हमारा कुछ लिमिटेशन है, हम थोड़े से प्रैक्टिस 10, 12, 20 स्ट्रोक होते होते जो बिगिनर्स है वो थकने लगते हैं, वो नहीं कर पाते। तो उनको हम शुरुआत में, अभी जैसे मैंने आज किया तो 20, 25, 30 स्ट्रोक तक गए, लेकिन उतने से तो बेनिफिट नहीं होगा, हमें जो पर्पस है वो भी तो सॉल्व करना है। तो धीरे 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 हम उसके संख्या को बढ़ाते हैं। आज अगर आपने 20 किया तो कल आपने कैपेसिटी आ जाती है कि आप 22 कर सकते हो या 25 कर सकते हो, या फिर आप थोड़े से मोटिवेटिव होते हो, आपको उतना करना है तो आप 25 तक जाते हो, फिर उसके अगले दिन 30 तक जाते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 100 तक जाते हो। लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये भी तो है ना, हम ज्यादा ही नहीं कर सकते ना। अभी हमने बात किया कि हाई बीपी वालों को नहीं करना है या एपिलेप्सी वालों को नहीं करना है, तो जो फिट है उनको भी तो प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए 100 का एक आंकड़ा रखा है, 100 का एक नंबर रखा है कि वहां जाकर के आप रुकिए एंड यू कैन रिपीट अगेन। अगर आपको दूसरा राउंड करने की करना है, कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है, यू कैन गो फॉर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, लेकिन 100 स्ट्रोक तक जाकर के आप रुकिए, इसलिए वो नंबर का बंधन है वहाँ। शायद ये भी हम कर सकते हैं कि 25 स्ट्रोक्स करिए, फिर थोड़ा सा रुकिए, फिर 25 करिए, फिर थोड़ा सा रुकिए, ये भी एक संभावना हो सकती है। हाँ, ये हो सकती है, लेकिन बेटर नहीं। हाँ, कंटिन्यूटी जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा है। तो 25 स्ट्रोक में आपके लंग्स को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है जो चाहिए। हम हमारे लंग्स का 10% मुश्किल से यूज करते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत है, हम उतना इस्तेमाल ही नहीं करते उसका। तो कपाल भाती जब आप करते हैं, जो आपने कहा पहले कि साइकिलिंग करते हैं या थोड़ा सा काम करने के बाद में हम हाफने लगते हैं या हमें थकान सी होती है जी, तो कपाल भाती आपको इन सब से निजात दिलाता है। जब आप लंग्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, उसकी पंपिंग करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और फिर आपको थकान जल्दी नहीं। आजकल तो यूरो वर्ल्ड कप भी चल रहा है फुटबॉल का, तो वहां पे भी हम पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि बहुत जल्दी लोग थक रहे हैं। इसीलिए प्रश्न मुझे लगता है कि कोविड के आने से स्पोर्ट्स पर्सन्स की भी कैपेसिटी गिर रही है, उनका भी स्टैमिना गिरा है, चाहे वो उससे प्रभावित हुए या ना हो, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और होने की संभावना है, वातावरण ऐसा है, और हमारे आसपास जो हम देखते हैं उसका भी इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ता है ना। और ये जितने भी प्लेयर्स है, ये सब भी इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़े अलग ढंग से करते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने का प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो उतना अच्छी तरीके से उस रिदम को कायम रख पाते हैं ना। तो ये जरूरी भी होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका आहार वाला, दूसरा बात, दूसरा बात, जी मैं भूल जाऊं उससे पहले मैं उसको ले लेता हूँ। आहार का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है डाइट का। अगर आपका डाइट पे कंट्रोल नहीं है तो आपकी योग साधना कभी सफल नहीं हो सकती। आपकी योग साधना, आपका योग का प्रैक्टिस सफल करने के लिए आपको
डाइट पे कंट्रोल होना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खावे अन्न वैसा होता है मन। मन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसका। और ये डाइट तो ऐसे भी हमारे अंदर जो सप्त धातु है उसको क्रम से निर्माण करने के लिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके लिए तो चाहिए। लेकिन वो कैसा चाहिए, वो पथ्य ले रहे हैं हम या अपथ्य ले रहे हैं, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको भगवत गीता के एक श्लोक पर मैं ले जाऊंगा। वहां पर मैं श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि अच्छी तरीके से आपका खान पान होना चाहिए, युक्त आहार, इसी से उन्होंने शुरुआत ही किया, युक्त आहार यानी राइट फूड होना चाहिए। उसके साथ साथ में और भी चीजें, युक्त विहार होना चाहिए, युक्त चेष्टा होना चाहिए, युक्त कर्म होना चाहिए। इन सब के साथ साथ में अगर आप योग साधना करते हैं तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा, योगो भवति दुःखः। फिर बात करते हैं बैलेंस डाइट का। तो आज के समय में बैलेंस डाइट जरूरी है। बैलेंस डाइट यानी एक तो आप ऑयल वाला फूड को कट करिए, कैलोरी फूड को कट करिए, और मिनिमल मिल्क इंटेक, ज्यादा से ज्यादा आप स्प्राउट या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट, इन चीजों का इस्तेमाल करिए। ये हमेशा फायदेमंद होता है। और जो आपने कहा, आपके पिताजी कहते थे कि कम खाना चाहिए, कम खाएगा वही स्वस्थ रहेगा। स्वामी स्वात्माराम जी ने भी कहा, हठ प्रदीपिका में उन्होंने कहा कि सुस्निग्धे मधुराहारम चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते। योगिक डाइट जिसको कहते हैं, मिताहार जिसको कहते हैं, उसमें आपको आपके पेट का अगर आपने 4 हिस्सा किया है तो 1 हिस्सा आपको हमेशा खाली रखना चाहिए। भोजन करते समय आप ओवर ईटिंग कभी नहीं करना है। आपने 1 हिस्सा, आपको 1/4, उन्होंने कहा चतुर्थांश विवर्जितः, तो 1/4 भाग, 1/4 ऑफ योर स्टमक शुड ऑलवेज बी एम्प्टी। आपको हमेशा उसे खाली रखना ही है, उसी को कहते हैं मिताहार। और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि वो सुस्निग्ध होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, जो प्यारा हो आपके लिए, जो अच्छा लगता हो वो भोजन हो। और फिर उन्होंने कहा मेंटल एटीट्यूड, उस समय भोजन करते समय आपका मेंटल एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भूज्यते शिव संप्रीत्य, जो भी भगवान को आप मानते हैं, आप ऐसा सोचिए कि मैं उनको अर्पण कर रहा हूँ, ये भोजन मैं उनको प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। फिर आप कभी भी गलत फूड नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ पर मैं उन्होंने क्वालिटी की भी बात करी, क्वांटिटी की भी बात करी और मेंटल एटीट्यूड की भी बात करी। तो इन सब का ध्यान रखना जरूरी होता है योग साधना। हम एक चीज और आपसे मैं चाहूंगी कि सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी समझे, क्योंकि हमारे आहार में बहुत पिछले 100 वर्षों में बहुत बदलाव आ गया है। शायद गेहूं हमारा उतना अच्छा नहीं था हम, लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब का सेवन अधिक करते थे। और फास्ट फूड तो खैर मेरे ख्याल से पिछले 30-35 साल की एक वो है, लेकिन बिल्कुल जो मेरे ख्याल से गेहूं से परहेज करने वाली जो बातें उभर रही हैं, वो उसके विषय में आपको क्या लगता है, वो होना चाहिए कुछ, उसमें आपका क्या सोच है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मिलावट की चीजें, गेहूं ही नहीं, आप कोई भी मिलावट वाली चीज अगर आप खाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, सेब आपको एकदम मीठी मीठी दिखाई देती है, लाल लाल बहुत ही अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वो इतना ही सुंदर अंदर से भी है? ये हमें सोचने की जरूरत है। वो हमारे अंदर जा करके, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतने ज्यादा हम रसायन की यूज करने लगे हैं, इतने ज्यादा केमिकल हम यूज करने लग गए हैं वो खेती करने में, कि वो गेहूं हो या सेब हो, वो अब आधा ही सच्चा है, आधा वो गलत है, उसमें केमिकल भरे हुए, है ना। तो उस फूड को हमें ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से काफी अच्छा समय हमने ले लिया है। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनके विषय में एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो अभी मानसिक दबाव हम लोग मेरे ख्याल से एक तरीके से 1.5 साल से घर के अंदर बंद है, जो एक ये जो दबाव है हमारे दिमाग में, उसको आप कैसे देखें? मतलब आप समझ रहे ना, एक हमारे में मायूसी आ गई, हमारे जीवन में एक अजीब सी मायूसी आ गई है। योग हमें इसमें किस तरीके से मदद कर सकता है? बिल्कुल, योग हमें मदद करता है मानसिक दबाव में।
या कोई भी साइकोसोमेटिक डिसीज हो उसमें मदद करता है। और इस सिचुएशन में जब हम कोविड के इस एरा में है जहां अनसर्टेनिटी है, हर कोई स्ट्रेस में है, जो बहुत अच्छे कंडीशन में है वो भी और जो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है वो भी, क्योंकि चीजें सर्टेन नहीं है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हम अभी से सुन रहे हैं कि तीसरा फेज आने वाला है, तीसरा लहर आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला, फिर से कब बंद हो जाएगा, कब फिर शुरू होगा, कब स्कूलें खुलेंगी, बहुत सारे टेंशन स्ट्रेस है लोगों में। और उस सब को दूर करने के लिए योग में विविध उपाय हैं, कई सारे उपाय हैं। हम यहाँ पर में अनित्य भावना का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनित्य भावना मेडिटेशन की एक प्रैक्टिस है जिसमें हम ये देखते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हम परमानेंट है, ना आप परमानेंट है, ना ये संसार परमानेंट है। तो ये अनित्य भावना है, ये समय भी अनित्य है, ये टेम्परेरी है, ये चला जाएगा। तो इसकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रेस लेवल हमारा डाउन होता है। वैसे ही मेडिटेशन के और भी तरीके, यम नियम है जो हमें समाज में रहने के लिए चीजें बताती है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वैसे ही शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। उसके अलावा मंत्र जप, हमारे जो मंत्र है संस्कृत के जो मंत्र है इतने अच्छी तरीके से सिस्टमाइज किया हुआ है कि वो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे जाकर के आघात करते हैं और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। हमारा मन शांत होता है, हमारा स्पिरिचुअल जो योग है, स्पिरिचुअल जो बेनिफिट है उसके वो मिलता है। प्रत्याहार का प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, हम मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप चारों एस्पेक्ट आपके जो है वो फिट है, फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली, तो ही आप फिट है। और ये चारों एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ यू कैन गेट ओनली बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, कहीं और नहीं मिल सकता है ना। जी जी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि आज जैसी भी परिस्थिति है, मैं भारतीय संस्कृति में जो उसके अलग अलग पक्ष हों, चाहे वो हमारा खाना है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा योग है, हमारी जो एक सामाजिक सोच है, मुझे लगता है उसमें हर चीज का उत्तर सम्मिलित है। हमें सिर्फ थोड़ा बहुत प्रयास करके उसे खोजना पड़ता है, उसे टटोलना पड़ता है। और मैंने अक्सर देखा है कि हमारे बड़े बूढ़े यदि हमें ना ये भी कह देते थे कि नहीं तुम कल शाम तक ठीक हो जाओगी, मुझे लगता था कि बस वो जो आस होती थी वो मुझे देते थे, वो पुंज जो एक छोटी सी बिंदी देते थे कि हाँ तुम कल शाम तक ठीक हो जाओगी। तो आज की परिस्थिति के लिए भी मुझे उन्होंने वही युक्ति दी हुई है कि जो आपने भी कहा कि ये तो जिस चक्र है, समय का एक चक्र है, बुरा वक्त जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता, ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, यह भी चला जाएगा। और इसी सोच के साथ मैं बोलूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसके कई कारण हो सकते हैं आयोजित करने के, ठीक है, पर मौजूदा हालात में एक बुनियादी बात है कि हमें रोग मुक्त होना है, ये प्राथमिकता है। हमारे को अब कोई रोग लगे ना, हम हर तरह के रोग से मुक्त रहें। और हमें इसीलिए अपने जीवन में अगर किसी भी तरह का संतुलन लाना है तो जरूरी है कि हम नियमित रूप से योग करें। जैसे आपने कहा ना, योग थेरेपी नहीं है, योग एक आपका एक सिस्टम है जिसको आप रोग मुक्त रखने के लिए जरूरी है उसको। कि आप योग अगर करते रहेंगे तो योग आपके पास नहीं आएगा। तो जरूरी है कि आप योग करना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आपके पास आएंगी नहीं, जैसे कहते हैं फटकेंगी नहीं आपके पास। तो गुरुजी, मुझे लगता है आज जो बातें हमने आपसे सीखी हैं और आपने हमसे साझा करी हैं, मैं आशा करती हूँ इसको जो हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो अभी फेसबुक पे सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, वो उस बात से सहमत होंगे, वो उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे, शामिल करेंगे। और मुझे लगता है कि आपका जो ये सेशन कल्पदीप के साथ रहा है उसमें लोगों से को लाभ मिलेगा, वो लाभान्वित होंगे, वो बेहतर जिंदगी को जी पाएंगे। इसलिए कल्पदीप कि आपके साथ जो साप्ताहिक एक सेशन करता है, लोग उनसे आपसे हर सप्ताह भी जुड़ सकते हैं। और YouTube पे उस पर ये जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो नीचे लिखी हुई होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
आप उसमें जाके योग गुरु जी से सीधा मिल सकते हैं। उनसे सीधा जो साप्ताहिक आयोजन हमारे उसमें होता है, एक क्लास वो लेते हैं योग की, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ ही गुरु जी, मैं इस आयोजन में हमें इतनी दिशा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू निधि जी। वंस अगेन थैंक्स टू कल्पोदीप और थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। एक बार फिर से आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल। शुक्रिया।